हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चक्रव्यूह सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आज रे ऑप्टिक्स चैप्टर की। एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में या दो लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम कुछ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे जो कि बेसिकली रिफ्रैक्शन से हैं, रिफ्लेक्शन से हैं और जिनमें कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज हम टैकल करने वाले हैं। चलिए यार, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रे ऑप्टिक्स के बेसिक बारे में बात करने वाले हैं। और अगर रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 में जहां तक बात की जाए हम कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो हम डील करने वाले हैं वो प्राइमरीली रिफ्लेक्शन के बारे में डील करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे प्लेन सरफेसेस वगैरह से, ठीक है। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये प्लेन सरफेस से बात करेंगे, प्लेन सरफेस से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, आपकी स्लैब्स हो गई हैं। इन सभी क्वेश्चंस को, जो अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं जेईई एडवांस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। तो प्रिज्म से जो क्वेश्चंस आते हैं वो, कर्व्ड सरफेस से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो प्रिज्म हो गया है, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। हर सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को पॉज करें और एक बार पहले पूरा सवाल पढ़ें, क्या बोलना चाहता है उसको समझें और उसका सॉल्यूशन एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। इसका दो फायदे होंगे आपको। पहली चीज तो ये, आपको सवाल बहुत बेटर ढंग से समझ में आने वाला है। दूसरी चीज, अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो आपको यह समझ में आएगा यार कहां अटक रहे थे और उसके आगे फॉरवर्ड कैसे करना है जब आप सॉल्यूशन देखेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो एक तो ये आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दूसरी बात, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है मैं यहां पर एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करूं, तो आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन भी मिल सकता है कि जो कि हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन से कुछ अलग हो, जो अप्रोच आपके सॉल्यूशन से अलग हो। तो हो सकता है आपको एक बेटर तरीका भी मिले जहां पे क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो वीडियो को पॉज करें, मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। चलिए भाई, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहां पर एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, 1 or more than one options may be correct, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ये सवाल जेईई एडवांस 2022 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है ये सवाल? तो बोल रहा है 3 प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड ऑफ लेंथ कैपिटल एल। तो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया हुआ है, हर साइड क्या है, एल लेंथ की साइड है, ठीक है भाई। देयर इज अ स्मॉल होल एट डिस्टेंस स्मॉल एल ग्रेटर देन 0 फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स एज शोन इन फिगर। तो स्मॉल एल लेंथ पर, कैपिटल एल इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, स्मॉल एल पर यहां पर एक होल है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू दिस होल एट एंगल थीटा। यहां पर थीटा एंगल पर रे ऑफ लाइट अंदर आ रही है, ठीक है। एंड कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल। मतलब रे ऑफ लाइट जो अंदर आई है वो इसी होल से बाहर जा सकती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में हमने एक होल कर रखा है, यहां से रे ऑफ लाइट अंदर आ रही है, अगर बाहर निकलेगी तो इसी होल से बाहर निकलेगी, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिरर कॉन्फ़िगरेशन एंड रे ऑफ लाइट लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये सभी कुछ सेम प्लेन में है। क्रॉस सेक्शन के बारे में बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हमें सही ऑप्शन पूछा है। ऑप्शन किस तरीके से है? ऑप्शन ए है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री फॉर 0 L greater than 0 and less than capital L, ठीक है। देयर इज एन एंगल फॉर L, स्मॉल l is equals to L by 2
at which ray of light will come out after two reflections. ठीक है, कोई एक एंगल होगा. The ray of light will never come out for theta equals to 60 degree and small l equals to l by 3. The ray of light will come out for theta equals to 60 degree and small l less than l by 2 greater than 0 after 6 reflections. तो कई सारे हमारे पास ऑप्शन है. सभी ऑप्शंस में ये बात कर रहा है कि कितने रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर निकलेगी या नहीं बाहर निकलेगी. हमें ये चीज प्रेडिक्ट करनी है इस रे ऑफ लाइट के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं जो सवाल हमें दिया हुआ है. लेटस से ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में जरा ध्यान दीजिएगा, आपका सारी साइड्स तो एल लेंथ की हैं, तो सारी साइड की लेंथ तो बराबर है. तो हर साइड की लेंथ क्या है, एल है. ठीक है, हर साइड की लेंथ क्या है, कैपिटल एल है. अब इसने क्या बोला है, स्मॉल एल लेंथ पर थीटा एंगल से कोई लाइट रे आ रही है. तो स्मॉल एल लेंथ पर थीटा एंगल से कोई लाइट रे आ रही है. अब पहले ऑप्शन एक सिंस मल्टीपल चॉइस करेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो हमें एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा. पहला ऑप्शन देखिएगा भाई क्या बोल रहा है. तो पहला ऑप्शन बोल रहा है रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है, और स्मॉल एल की वैल्यू 0 से एल के बीच में है. अगर एंगल थीटा को मैंने 30 डिग्री कर दिया तो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी. अच्छा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है. अब यहां पर बोला हुआ है कि हमने थीटा 30 डिग्री पर कोई लाइट रे इंसिडेंट करी है. ठीक है, अगर मैंने लाइट रे को 30 डिग्री पर इंसिडेंट किया, मतलब ये पैरेलल तो नहीं है इसके. ठीक है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री. ठीक है, और यहां से ये जो होल था, यहां से लाइट रे आपकी अंदर चली गई. चलो भाई, ठीक है, ये लाइट रे आपकी अंदर चली गई. अब जरा नोटिस कीजिएगा, जब ये लाइट रे हमारी अंदर जाएगी तो सबसे पहले किस मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी, इस वाले मिरर पे आपकी रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, तो पहला जो रिफ्लेक्शन होने वाला है ये आपका इस वाले सरफेस पर होने वाला है. ठीक है, चलो भाई, तो ये डायग्राम बना दिया, इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होने वाला है. अच्छा, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो नोटिस कीजिएगा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ही हो जाएगा. ये वाला एंगल और दोनों एंगल बराबर हैं, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 30. अब अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये दोनों एंगल 30 और 60 हो गए तो ये तीसरा एंगल क्या हो गया है, ये तीसरा एंगल हो गया है 90 डिग्री. और 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, लाइट रे आपकी सीधी ऐसे अंदर आएगी और पूरा रिफ्लेक्ट करके पाथ रिट्रेस करके बाहर निकल जाएगी. इसका मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट चाहे एल की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, ये एल आपका कुछ भी बना रहे, लाइट रे हमेशा बाहर निकलेगी. ठीक है, तो इसने क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री कॉमा फॉर 0. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आया. ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं. अब बात करते हैं बी के लिए. देयर इज एन एंगल स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल बाई 2. ठीक है, स्मॉल एल किसके बराबर है, एल बाई 2 के लिए. एट विच रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस. 2 रिफ्लेक्शंस के बाद रे ऑफ लाइट बाहर आएगी. ठीक है, चल भाई, तो ये तो मैंने ऑप्शन ए चेक किया है. ऐसे ही अब बेसिकली हमको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. ऑप्शन बी हम यहां पर चेक करते हैं. तो ऑप्शन बी में सवाल में मुझे बोला है कि देयर इज एन एंगल थीटा एट स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल बाई 2. मतलब क्या, इस बार किसी रैंडम पर यहां पर हमने होल नहीं किया है, यहां पर क्या है, एल बाई 2 पर क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे बात करी जा रही है. तो इसको मैं हटा देता हूं. ठीक है, ये स्मॉल एल इज इक्वल्स टू एल बाई 2 पर है. ठीक है, और इसके बारे में ये सब चीजें मैं डिलीट कर देता हूं. ठीक है, चल भाई, अब यहां देखना, अगर ये एल बाई 2 पर है और 2 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर आ रही है, किसके बाहर आ रही है, 2 रिफ्लेक्शन के बाद, तो पहला रिफ्लेक्शन कहां होगा, पहला रिफ्लेक्शन तो यहां पर होगा, दूसरा यहां होगा और तीसरे में बाहर आ गई. इसका मतलब लाइट रे जो आपकी अंदर एंटर करी होगी वो कुछ ऐसी गई होगी, यहां से लाइट रे अंदर गई. ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, एल बाई 2, सवाल में ही मुझे दिया हुआ है. ठीक है, एंगल के बारे में बात नहीं करी. फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन यहां होगा. ठीक है, क्योंकि यहां से जाकर के इस वाले पर तो टकरा नहीं सकती है. ठीक है, तो और थर्ड 2 रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे बाहर आ गई, तो ऐसे बाहर आ गई.
अब एक बात बताना, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हो, आप खुद से ये चीज बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा। अगर मैं आपसे ये एंगल पूछूं ये एंगल कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों? जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये एंगल भी 60 हो गए, सारे एंगल बराबर, ये एंगल भी 60, ये एंगल 60 होगा तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, पहले रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी। फिर इधर गई तो ये एंगल भी 60 हो गया, ये 60 तो ये भी 60 हो गया। और नोटिस कीजिएगा ये लेंथ l/2 है तो सारी ये वाली लेंथ भी क्या है? l/2। ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? l/2। सारी की सारी लेंथ l/2, सिमेट्री बन रही है, तो l/2 एंगल पर बाहर निकल करके आ जाएगी। सोचिए ये l/2 हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी l/2, ये l/2 हो गया, ये भी l/2, ये भी l/2, ये भी l/2, ये भी, सारे सब जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, 60 डिग्री पर बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज एन एंगल at for l equals to l/2, for small l is equals to capital L/2, at which the ray of light will come out after two reflection। हाँ वो एंगल भी हमें पता है 60 डिग्री। ठीक है, हाँ वो एंगल भी हमें पता है 60 डिग्री एंगल के लिए लाइट रे दो रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकल आएगी l/2 पर इंसिडेंट होने के। तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट आए। अब बात करते हैं सी की। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड स्मॉल l इज इक्वल्स टू l/3। अगर स्मॉल l को l/3 रख दिया तो 60 डिग्री थीटा पर, देखो l/2 पर तो निकल रही थी, l/3 पर निकलेगी या नहीं निकलेगी अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो l/2 तो मुझे पता चल चुका है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो ए बी हमने सॉल्व कर लिया, सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, l/3 पर लाइट रे अंदर जा रही है तो मैं इसको तो डिलीट कर देता हूं, ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, और क्या क्या काम का नहीं है? ये सब कुछ काम का नहीं है। स्मॉल l को कहां रखा है? l/3 पर, चलो ये l/3 मान लूंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने स्मॉल l इज इक्वल्स टू l/3 पर, कैपिटल l/3 पर मैंने लाइट रे डाली, और ये लाइट रे कैसी डाली है? इट इज पैरेलल, 60 डिग्री पर डाली ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा क्या है? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया तो भैया ये वाली लाइट रे ये वाली मिरर पैरेलल हो जाएंगे। सोचो ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां पर लाइट रे 60 डिग्री पर इंसिडेंट करी है, 60 डिग्री की खास बात क्या है? 60 डिग्री पर अगर ये इंसिडेंट करी है तो ये वाली लाइट रे ये वाली लाइट रे एकदम पैरेलल हो जाएंगी। सोचो ये वाला मिरर भी तो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर ये l/3 पर गया तो यहां से लाइट रे पहले कहां जाएगी? इसका कलर चेंज कर देता हूं सो दैट हमको साफ दिखे। ठीक है, ये मेरी एक इंसिडेंट रे है, 60 डिग्री पर एंटर करी, इस लाइट रे के पैरेलल, इस मिरर के पैरेलल जा रही है ये। सोचो ये मिरर और ये लाइट रे आपस में कैसी हैं? पैरेलल, 60 डिग्री पर। अब ये वाला एंगल क्या हो गया है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, तो ये वाली लाइट रे क्या, ये वाला एंगल भी 60। तो इतना तो तय है कि अब ये लाइट कैसी जाएगी? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी 60। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये दूसरा 90 - I है, तो ये भी एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर तो भैया ये तो एंगल 60 डिग्री, तो ये वाली और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहां गई। अच्छा, अगर ये वाली डिस्टेंस l/3 है तो ये वाली डिस्टेंस भी l/3 ही होगी। ठीक है, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। चलो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? l/3। अगर सोचने में प्रॉब्लम आ रही है इस डिस्टेंस को l/3, सर ये डिस्टेंस l/3 कैसे होगी? तो मैंने कहा देख ये वाली डिस्टेंस क्या है? l/3। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? टोटल लेंथ l है तो दिस डिस्टेंस विल बी 2l/3। अब अगर ये 2l/3 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल कौन सा है? दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारी साइड बराबर, तो ये साइड 2l/3 तो ये भी 2l/3। और अगर ये 2l/3 हो गई है, ये वाली साइड 2l/3 हो गई है, तो ये क्या बचेगा? l/3। फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री आपका ऑलरेडी था, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 60 डिग्री हो गया तो मतलब बेसिकली फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी? l/3। ठीक है, अब सेम वही कॉन्सेप्ट, पहला रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्लेक्शन, और अब देखो अब आपको चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसके बाद क्या होगा?
ये इस वाले मिरर के पैरेलल जाएगी, ठीक है। और अगर इस वाले मिरर के पैरेलल गई तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, L/3, क्योंकि ये L/3 तो ये भी L/3, सेम वही कॉन्सेप्ट अभी लगा चुके हैं। अब ये L/3 यहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन आएगा, थर्ड रिफ्लेक्शन, और यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, इसके इस वाली लाइट के पैरेलल हो गया। ये कौन सा आ गया, फोर्थ रिफ्लेक्शन। फोर्थ के बाद फिर से वही पैरेलल, भैया जब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है, फिर से वापस पैरेलल हो गई। तो फोर्थ के बाद ये कौन सा आ गया, फिफ्थ रिफ्लेक्शन, और फिफ्थ के बाद ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गई है, L/3, क्योंकि ये L/3 था, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस भी L/3। अब हर जगह L/3 रिपीट हो रहा है। अब देख ये L/3 फिफ्थ हो गया, ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल तो 60 डिग्री बन ही रहे हैं, अरे सिंपल सी बात है यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब अगर ये 60 डिग्री हो गया तो सीधा फिर से बाहर, और अब यहां पर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये L/3 तो ये वापस से L/3। तो 5 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे आपकी यहां से बाहर निकल जाएगी। ये पार्ट बहुत अच्छा था, ठीक है। तो बेसिकली सी वाले पार्ट में इसने बोला है लाइट रे कभी बाहर नहीं निकलेगी। हमने कहा देख मेहनत लगी, लेकिन 5 रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, लाइट रे बाहर निकल रही है, ठीक है। बेसिकली छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़े साइज में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़े साइज में कर देता हूं, ध्यान देना। पहला लाइट रे आपकी यहां पर इस तरीके से आ रही है, देखो ये वाली लाइट रे आई, ठीक है। ये लाइट रे यहां पर टकराई, टकराने के बाद ये लाइट रे इधर गई, ठीक है। टकराने के बाद आपकी लाइट रे इस तरफ गई, दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहां पर टकराने के बाद लाइट रे आपकी दोबारा से इधर आई, ठीक है, दिस इज योर सेकंड रिफ्लेक्शन। यहां पर आपका सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, हर बार लाइट रे जब टकरा रही है, ये एंगल 60 था तो ये एंगल 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो मतलब एंगल बार बार रिपीट हो रहे हैं, और लेंथ बराबर बराबर L/3, सेकंड रिफ्लेक्शन आ गया। सेकंड के बाद यहां से टकराने के बाद थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे आपकी इस रास्ते गई। तो मैं बार बार कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, सो दैट हर कलर पर आपको ये समझ में आए लाइट रे किस तरीके से मूव कर रही है। यहां से आई, यहां गई, यहां से आई, यहां गई, यहां गई, फिर यहां के बाद कहां जाएगी, कौन सा कलर बचा, रेड कर देता हूं, लो ये इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। यहां पे आने के बाद तो फोर्थ फिफ्थ रिफ्लेक्शन, और फिफ्थ के बाद वापस सिक्स्थ रिफ्लेक्शन पे बाहर निकल गई, ठीक है। तो ब्लू यूज हो गया, ये वाला नहीं हुआ ना, ये लाइट यहां से बाहर निकल गई, ठीक है। तो 5 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे आपकी बाहर निकल गई। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो भैया 5 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर निकल रही है। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट, नेवर कम आउट तो नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड स्मॉल l लेस देन L/2 एंड ग्रेटर देन आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। अच्छा एक चीज नोटिस करना, स्मॉल l की वैल्यू L/2 से छोटी है। हमने अभी अभी L/3 के लिए सॉल्व किया था, कितने रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ रही थी, L/3 के लिए। L/3 L/2 से छोटा ही है ना, L/3 इज लेस देन L/2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है यहां पर तो 5 रिफ्लेक्शन पे बाहर आ रही है, तो भैया इसने क्या बोला, 6 रिफ्लेक्शन पे बाहर आ रही है, नहीं 6 के बाद कहां आ रही है, 5 के बाद बाहर आ रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्लियर? चल भाई, इसीलिए ये सवाल इतना लंबा था, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन चेक करना था। कमाल की बात क्या हुई, ये दोनों ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ा, तो डी अपने आप आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। यहां पर आपके पास रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिफ्लेक्शन इस बार क्या है, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोला हुआ है एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है यहां पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बोथ मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट कांस्टेंट स्पीड्स। ये दोनों की दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब इस बार मिरर भी मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल मिरर रेस्ट पर नहीं है, स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो मूविंग। चल भाई, अब क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट्स मूव्स विथ स्पीड 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है,
टुवर्ड्स द मिरर विथ रेस्पेक्ट टू अ लेबोरेटरी फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम मतलब ग्राउंड के फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एट अ गिवन मोमेंट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में u बोल रखी है। व्हेन u इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, जब u जो है 30 सेंटीमीटर हो जाता है तब बताना है द स्पीड ऑफ द मिरर vm इज सच दैट इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, ठीक है। तो बेसिकली मिरर की स्पीड vm जो है, लेटेस्ट से मैंने vm इधर बना दी, दिस इज द मिरर की स्पीड, ठीक है। कुछ इस तरीके से है कि जो इसकी इमेज है, ठीक है, इमेज इस मोमेंट पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है, मतलब इमेज की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है भाई। द एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ रियल इमेज, ऑब्जेक्ट क्या बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ vm इज, हमें बताना है मिरर की वेलोसिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। सवाल समझ में आया, सवाल क्या है, मैं एक बार डायग्राम के फॉर्म में सवाल को आपके सामने दोबारा से रख रहा हूं, देखिएगा। ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ मुझे दे रखी है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में मुझे यहां पर दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, जो कि 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऑब्जेक्ट आपको दिखा देता हूं, तो ऑब्जेक्ट लेटेस्ट से यहां पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मिरर भी रेस्ट पर नहीं है, मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ लेटेस्ट से मान लिया vm से मूव कर रहा है, ठीक है। और इमेज क्या है, इमेज यहां पे आपकी रेस्ट पर है। देखो आपने ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे जहां पर ऑब्जेक्ट मूव करता है लेकिन मिरर रेस्ट पर रहता है। स्फेरिकल मिरर हम कैसे रखते हैं, रेस्ट पर। लेकिन स्फेरिकल मिरर जब मूव करता है तब न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तब यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस सवाल में क्या कीजिए, यार मिरर की वजह से आपका कहानी बिगड़ रही है, मिरर को सबसे पहले रोक दो। तो जब आप मिरर को रोकेंगे, मिरर को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, vm राइट साइड में देना पड़ेगा, ठीक है। याद करो फिजिक्स में क्या करते थे हम, पार्शियलिटी नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तो अगर मैंने मिरर को रोका, मिरर को रोकने के लिए जो जो काम करूंगा वही चीज इस ऑब्जेक्ट के साथ भी करूंगा। तो इस ऑब्जेक्ट को भी मैं vm वेलोसिटी साथ में दे दूंगा। अब मिरर रुक चुका है, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कितनी हो गई है, 15 प्लस vm, ठीक है। अब इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या फॉर्मूला था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज गिवन बाय ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूड का इसका स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, या ये बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेकिन आपको वेलोसिटी ऑफ v निकालना पड़ेगा कि इमेज बनी कहां पर है। ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये कहां से आया है, अरे यहां से आया है कि अगर ये आपने x माना या u माना, ये v माना, तो डिफरेंशिएट कर दो du बाई dt dv बाई dt, उससे यह फॉर्मूला सीधा सीधा निकल करके आता है, ठीक है। चल भाई, तो हमें पहले v निकालना है, ठीक है। तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, ठीक है। सीधा सीधा मैं क्या लगा रहा हूं यहां पर, मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं, सो दैट मुझे वेलोसिटी पता चल जाए, v पता चल जाए, सॉरी वेलोसिटी नहीं, मिरर फॉर्मूला। तो u की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन v पता नहीं है, 1 अपॉन f क्या है, 1 अपॉन माइनस 10, तो 1 अपॉन v 1 अपॉन 30 राइट साइड जाएगा, माइनस 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 30 माइनस 3 अपॉन 30, तो 30 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 बाई 30, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई 15, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तरीका तो ये था
इमेज की पोजीशन निकालने के लिए एक तरीका होता है ये, मिरर फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर दिया। भाई इस तरीके से मैं सवालों को सॉल्व जनरली नहीं करता हूं। अगर आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सीधी सीधी बात सॉल्व कर देते। 1/30 पर है तो मैं इस सवाल को v निकालने के लिए कह रहा हूं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। कितने का डाइवर्जेंस लेकर आया? -1/30 का। इसने कितने का कन्वर्जेंस दिया? 1/10 का। बचा कितना? तो मैंने कहा -1/30 + 1/10, ठीक है, तो ये बचा 30 -1 + 3, तो 1/15 का कन्वर्जेंस बचा। तो 1/15 का कन्वर्जेंस मतलब 15 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज फाइनली कहां बन रही है? इमेज की लोकेशन आ गई है, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। 15 सेंटीमीटर इमेज की पोजीशन आ गई है, कन्वर्जेंस है तो इसलिए, ठीक है। आप चाहो इससे करो चाहे आप उससे करो, यहां पर ध्यान देना ये कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस पॉजिटिव होता है, डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है। तो कन्वर्जेंस मतलब क्या? लाइट रेज इधर कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है उन लोगों के लिए मैंने ये बताया है। अगर आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मिरर फॉर्मूला लगा करके ही सॉल्व करें, आप इसके चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। चल भाई, तो अब मुझे v और u पता चल गए, वैल्यू पर रख देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसने बोला है सवाल में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसी? नहीं, अभी तो ये मिरर के फ्रेम में आया है, क्योंकि मैंने मिरर को रोका है ना, तो ये तो अभी किसके फ्रेम में बात चल रही है? जैसे ही मैंने इसको रोका तो दिस इज द मिरर फ्रेम, और असली फ्रेम में वेलोसिटी 0 आ रही। तो पहले तो मैं वेलोसिटी निकाल देता हूं। मिरर फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ गई है? माइनस ऑफ v क्या है? -15। हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, होल स्क्वायर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो क्यों ना फालतू में मैं सीधा सीधा 15 और ये 30 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई है? 15 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, ये आ जाएगी। तो 1/2 का स्क्वायर 15 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर बाई 4। ध्यान दीजिएगा एक्चुअल में यहां पर एक माइनस साइन भी आता है, ठीक है, लेकिन माइनस साइन नहीं मैं ले रहा हूं क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, या ले लूं, ठीक है। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज की वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं स्टिल, क्योंकि हो सकता है आप फॉर्मूले से ही सॉल्व करें। तो अगर कुछ बच्चे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर ये माइनस साइन। माइनस साइन क्या बताता है? कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसी है? उल्टी डायरेक्शन में है। मैं फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करता, एक्चुअली मैंने डायरेक्शन यहां पे बना दी। मैंने ये बोला था ये लेफ्ट में जा रहा है, राइट में दिया, ये राइट में, अगर ऑब्जेक्ट राइट में जाएगा तो इमेज लेफ्ट में जाएगी, तो मैंने पहले से ही डायरेक्शन बना ली थी, ठीक है। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर फ्रेम। अब हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है ग्राउंड के फ्रेम में। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या करूंगा भैया? मिरर को पहले मैंने रोका था, अब वापस दे दो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इन मिरर फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो मिरर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? लेफ्ट साइड में थी, और इसको रेस्ट पर चाहिए था, तो जितनी मिरर, अच्छा, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको 0 चाहिए, इसका मतलब है कि जितनी वेलोसिटी ये लेफ्ट में है, कितनी है लेफ्ट में? -15 प्लस Vm/4, -15 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर बाई 4, उतनी वेलोसिटी मैं मिरर की और राइट में दूं। नेट वेलोसिटी क्या चाहिए? 0। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी वेलोसिटी लेफ्ट में है उतनी वेलोसिटी राइट में होगी। अगर मिरर की, क्योंकि अब वापस करनी पड़ेगी ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर इसको लौटानी पड़ेगी, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी, सॉरी उल्टा दिया है, ठीक है, मैंने रोका था तो क्या किया? अच्छा, इधर ही देना पड़ेगा ना, ठीक है। और मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, अगर मुझे 0 करना है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये मिरर राइट में जा रहा होगा, मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अगर लिख दूं तो Vm लिख दूं, और मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड भी निकालना था, तो प्लस Vm, ठीक है, ये कर दिया, और यहां पे हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस Vm, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो Vm कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा -15 बाई, मैं सीधा सीधा बराबर ही कर देता हूं यार, क्यों फालतू में इतना रायता फैला रहा हूं,
वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू दिस, मैग्नीट्यूड भी गायब कर देता हूं, मैग्नीट्यूड से भी मुझे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो ये इधर भेज देता हूं, तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू 15 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो ये हो गया 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू 15, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगी, सीधा सीधा हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था, और एक्चुअली मुझे ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर ये मिरर जो है लेफ्ट में नहीं राइट में जा रहा होगा, ठीक है। सो दैट क्या होगा, अगर राइट में जाएगा तो इमेज को वेलोसिटी लेफ्ट में मिलेगी, तो यहाँ पर इसको भी लेफ्ट मिलेगी, तो ये रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तब जाकर के कहीं सीन बनेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सवाल अच्छा है, आपने इमेज की लोकेशन निकाली, सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकाला, ठीक है। वेलोसिटी कैसी होती है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होती है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो इमेज लेफ्ट में जा रही है, और अगर इमेज लेफ्ट में जा रही है, अब ये मिरर राइट लेफ्ट में जा रहा था, ठीक है, तो या एक्चुअली में मिरर कहां जा रहा था, राइट में, तो अब ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है तो इसकी और वापस से देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमने पीछे दिया था, ठीक है, तो राइट में और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आंसर नेगेटिव में आता, पर उस हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड सीधा सीधा आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे नोटिस कीजिएगा, ठीक है। पहले सवाल को सॉल्व कीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है। चले यार, सॉल्व किया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखना, बड़ा आसान सा सवाल है, जेई एडवांस 2017 का सवाल है। बोल रहा है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, ठीक है। 1.6 का यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम में क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। इट एंटर्स अ स्टैक ऑफ ग्लास लेयर्स फ्रॉम द बॉटम साइड एट एंगल थीटा 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री पर ये एंटर कर रहा है, ठीक है। द इंटरफेस ऑफ द ग्लास लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो हमें डायग्राम में दिख रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ग्लास लेयर्स, अलग अलग ग्लास लेयर्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है, ठीक है, आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mth लेयर इज इक्वल्स टू n माइनस m डेल्टा n, ठीक है, वेयर nm इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mth स्लैब। डेल्टा n की वैल्यू दे रखी है 0.1, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती जा रही है, ठीक है। The ray is refracted out parallel to the interface between m-1 and mth slab, तो यहां पर जो रे है यहां से एंटर कर रही है, नोटिस कीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज बोली इसने, यहां से एंटर कर रही है और जाते 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 यहां पर जो आकर के ये पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है, पैरेलली बाहर निकल रही है, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है यहां का, यहां वाले इस जगह का एंगल ऑफ इमरजेंस है आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ m इज, हमें बताना है m की वैल्यू क्या होगी, ये 4 हमारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ग्लास स्लैब के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर पैरेलल ग्लास स्लैब होते हैं तो आपको जो रिफ्रैक्शन कराना है, सीधा सीधा पहली वाली इस वाली मीडियम की बात करूं, और जिस मीडियम में बाहर रिफ्रैक्शन निकल रहा है उस मीडियम की बात करूं, सीधा सीधा इनके बीच में स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो बीच वाले उससे मतलब है ही नहीं, बीच वाली पैरेलल स्लैब कुछ भी बनी रहे, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin e, जो भी बाहर निकल रही है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। μ1 कितना है 1.6 sin i यानी कि sin 30 डिग्री, μ2 क्या है, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ2 है, ठीक है। तो μ2 कितना है, n माइनस m डेल्टा n, और sin e क्या है, sin 90 डिग्री, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो गया, तो ये हो गया 1.6/2 n माइनस n क्या है, n की वैल्यू ये दे रखी है 1.6, n इज इक्वल्स टू 1.6, यहीं पे सवाल में ही दिया है, n इक्वल्स टू 1.6 माइनस m, mth स्लैब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है, डेल्टा n की वैल्यू दे रखी है 0.1 है, sin 90 तो 1 होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया 0.8, 1.6 माइनस 0.1 m, तो 0.1 m इज इक्वल्स टू 0.8, m की वैल्यू आ गई है 8, ठीक है, ये आंसर आ गया, m इज इक्वल्स टू 8। इस सवाल का आंसर आ गया है ऑप्शन ए।
सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। इस तरीके के कई सवाल आपको जेई एडवांस में देखने को मिलेंगे। जैसे अगला सवाल यहां पर देखिएगा, सेम उसी तरीके का है, ये जेई एडवांस 2021 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है। इस सवाल को भी देखिएगा। पहले एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। क्या बोल रहा है इस सवाल में? अ वाइड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस N1 एंड N2 इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो भाई दो स्लैब्स हैं, एक N1 एक N2, दो स्लैब्स हैं, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम N1, यहां से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है टू N2 एट एंगल थीटा, वेयर साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1, ठीक है। स्लाइटली साइन थीटा जो है वो यहां पे 1/N1 से हल्का सा बड़ा है, ठीक है। टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज 1, यहां पे इसके ऊपर एयर है, तो भैया एक मीडियम, दूसरा मीडियम, इसके ऊपर क्या है? एयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो इस क्वेश्चन में वन या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, वन और मोर देन वन ऑप्शंस में बी करेक्ट, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अब हमें क्या बताना है यहां पर समझिएगा। आपको यहां पर दो स्लैब दी हुई हैं, तो मैं यहां पर इस तरीके से डायग्राम बना देता हूं। लेट अस से दिस इज योर फर्स्ट स्लैब, ठीक है। और इस स्लैब का मैं इसके अंदर कुछ फिल कर देता हूं, ठीक है। ये आपकी पहली स्लैब है। इस स्लैब के ऊपर आपके पास दूसरी स्लैब है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे कलर से मैं इसको फिल कर देता हूं, ठीक है। ये आपकी दूसरी स्लैब है और इन दोनों स्लैब्स के ऊपर क्या है? आपकी एयर है। हमने लाइट रे को यहां से एंटर कराया है 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री पर, ठीक है। ये जो सवाल दिया था मैंने उसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 30 डिग्री पर है, ये N1 है, ये N2 है, और साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/N1, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है? द रे लाइट रे एंटर्स एयर इफ N2 इज इक्वल्स टू N1। अगर N2 N1 के बराबर हो जाता है तो क्या ये लाइट रे एयर में चली जाएगी, ठीक है। लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इफ N2 इज लेस देन N1। अगर N2 N1 से कम होता है तो लाइट रे फाइनली इसी मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लाइट रे फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम इफ N1, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इफ N2 इज ग्रेटर देन N1। लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ऑफ इफ N2 इज 1। कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। बेसिकली जो बात कर रहा है वो ये पूछना चाह रहा है किसके लिए ये लाइट रे यहां पर रिफ्लेक्ट बैक होकर के आ जाएगी, मतलब टकरा करके वापस। तो टीआईआर का ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा यार अगर मुझे टीआईआर करवाना है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 था और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यही सवाल है, N1 N2 एंड एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है। अच्छा, टीआईआर होने के लिए अगर लाइट को वापस आना है तो भैया टीआईआर होना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने कहा टीआईआर किस में करते हैं? यहां से लाइट रे गई, लेटस से इस वाली मीडियम में गई, मुझे नहीं पता डेंस है या रेयर है, ठीक है। अगर इस वाले मीडियम से इसको टीआईआर करना है, अगर इस वाले मीडियम से टीआईआर करना है तो यहां पे वो फॉर्मूला लगा दूं सीधा सीधा, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले टीआईआर के लिए क्या होता है? ग्रेजिंग इमरजेंस वाली बात करते हैं, ठीक है। μ1 sin i यानी कि N1 sin 30 इज इक्वल्स टू μ2 sin r। अगर जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस क्रिटिकल एंगल होता तो ये sin 90 होता, ठीक है। अगर ये इससे बड़ा हो जाता है, मतलब क्या? μ1 sin i की वैल्यू अगर इससे भी बड़ी हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा? टीआईआर हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर टीआईआर एट एयर इंटरफेस, ठीक है। अगर यहां पर इस वाले इंटरफेस पर टीआईआर होना है तो μ1 sin i की वैल्यू μ2 sin 90 से, μ2 यानी कि 1 इंटू साइन 90 से बड़ी होनी चाहिए। अगर जस्ट बराबर हो गई तो ग्रेजिंग इमरजेंस, वो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन आ जाती, ठीक है। μ1 की वैल्यू हमें क्या है? अब इसने सवाल में मुझे एक और कंडीशन दी है, ठीक है। क्या बोला है? वेयर साइन थीटा, ठीक है, इज ग्रेटर स्लाइटली, अच्छा थीटा ही बोला, 30 डिग्री नहीं बोला। साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन 1/N1, ठीक है। μ1 साइन 30 डिग्री नहीं है, ये थीटा ही है, सॉरी, तो मैं इसको थीटा ही लिख देता हूं, ठीक है। μ1 साइन थीटा, और सवाल में मुझे एक और इसने बात बोल दी है,
कि साइन थीटा की वैल्यू इज स्लाइटली लार्जर देन 1/n1। ठीक है, अगर साइन थीटा हल्का सा 1/n1 से बड़ा है, तो अगर मैंने कहा अगर बराबर होता तो क्या होता, n1 इंटू 1/n1, तो ये 1 बनता, लेकिन ये वैल्यू क्या है 1/n1 से हल्की सी बड़ी है, तो ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ा हो गया, तो ये TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो अगर ये TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो TIR यहां पर करेगा। अब अगर ये TIR करेगा, ठीक है, तो पहला क्या है, द लाइट रे एंटर्स एयर, क्या लाइट रे एंटर करेगी एयर में, नहीं यार नहीं करेगी। N1 N2 के बराबर हो गया, मैंने कहा N1 N2 के बराबर हो जाएगा तो भैया लाइट रे यहां से बस सीधा ऐसी चली जाएगी, लेकिन यहां तो TIR करेगी ना, हम तो यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इफ N2 इज लेस देन N1। अगर N2 N1 से कम हुआ तो लाइट रे भैया यहां से जाएगी, थोड़ा सा ऐसे जाएगी, फिर रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनना मेरी, मैंने कहा यार N2 कुछ भी होता रहे, इस पूरे सवाल में क्या कहीं N2 का रोल आया भी, मतलब N2 का तो रोल ही नहीं आया, क्योंकि इस वाले मीडियम में मैंने कहा इससे तो मतलब ही नहीं, मैं तो स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, किसका लगा रहा हूं, एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो N2 का तो रोल आया नहीं, इसका मतलब N2 की वैल्यू चाहे कुछ भी होती रहे, लाइट रे TIR करेगी ही करेगी, कभी भी लाइट रे एयर में जा ही नहीं सकती है। तो N2 चाहे कम होगी तो ऐसे, कम होगी तो ऐसे जाकर के TIR करेगी, ज्यादा होगी तो ऐसे जाके करेगी, बराबर होगी तो सीधा जाके करेगी। ठीक है, तो लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इफ N2 इज लेस देन N1, हाँ भाई रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इफ N2 इज ग्रेटर देन, हाँ यार ग्रेटर, अब N2 चाहे, जब N2 पर डिपेंड ही नहीं कर रही तो N2 चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इफ N2 इज इक्वल्स टू 1, अगर N2 1 हो गया मतलब ये भी एयर हो गई तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या दी थी, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर साइन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन N1, 1/n1। सिंस साइन थीटा बड़ा है तो भैया N1 इंटू 1/n1 से बड़ा, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आई, ये वैल्यू 1 से बड़ी आई, इसका मतलब अब ये तो TIR की कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो लाइट विल ऑलवेज गेट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड irrespective of वैल्यू ऑफ N2। तो N2 चाहे कुछ भी बनता रहे, लाइट रे आपकी क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, और एयर से कम तो N2 हो ही नहीं सकता, तो हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहेगा। एयर पर ये TIR कर रहा है स्लाइटली ग्रेटर देन। ठीक है, चल भाई अगला सवाल देखते हैं यार क्या बोल रहा है इस सवाल में। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑल्दो ये जेई IIT जेई 2005 का सवाल है, सवाल थोड़ा पुराना है, लेकिन इस तरीके के सवालों के बनने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी रहती है, जहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस करवाए जाते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, पहले सवाल को सॉल्व कीजिए, फिर हम इस सवाल को अप्रोच करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब जरा देखना इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करते हैं। सवाल में क्या बोला है, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 अप टू अ हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर। तो यहां पर डायग्राम में दिया हुआ है 33.25 सेंटीमीटर तक यहां पर ये लिक्विड भरा हुआ है, मतलब पानी है 1.33। ठीक है, 1.33 को मैं इजीली सॉल्व करने के लिए 4/3 लिख देता हूं। ठीक है, चल भाई, अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल एंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम इज फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल। मतलब फाइनल जो इमेज है, देखो यार यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है और जो फाइनल इमेज है यहां से इसकी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज इट्स इमेज, 25 सेंटीमीटर नीचे इमेज है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमें निकालनी है, तो इस सवाल में हमको मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करने पड़ेंगे, और समझिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम यहां पर आपका दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, लेट अस से ये हमारा एक कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में कहां तक पानी भरा हुआ है, 33.25 सेंटीमीटर तक कुछ पानी भरा हुआ है, तो यहां तक आपका पानी भरा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां रखा था,
हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बॉटम पर रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब पहला चीज क्या होगा, पहली चीज होगी कि यहां से जो पानी निकलेगा, सबसे पहले यहां से जो लाइट रेस निकलेंगी वो रिफ्रैक्ट होंगी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 33.25, ठीक है। तो ये जो हाइट मुझे दे रखी है 33.25 सेंटीमीटर, ठीक है, यही बोला है ना 33.25 सेंटीमीटर। चल यार, अब यहां से जो लाइट, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहां से जो भी लाइट रेज निकलेंगी, यहां से जो भी लाइट रेज निकलेंगी, ये लाइट रे कहां जा रही हैं, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हैं। तो रेयरर मीडियम में जाने पर लाइट रेज क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो यहां पर आपकी कुछ इमेज बनेगी, पहली इमेज मैं ये कहता हूं दिस इज दी फर्स्ट इमेज। अब इस फर्स्ट इमेज की लोकेशन क्या होगी, I1, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होगी। तो मैंने कहा यार ये वाली जो डिस्टेंस है, लेट अस इसको मैं v बोल दूं, ठीक है, तो v विल बी इक्वल्स टू u बाई म्यू। u कितना है 33.25 डिवाइडेड बाई 4/3, ठीक है। तो इसको ऊपर भेज देता हूं, 33.25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 99.75 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। ये आपकी इमेज की लोकेशन आ गई, 99.75 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले मिरर से, यहां पर ऊपर क्या था आपका, ऊपर आपका एक मिरर लगा हुआ था, यहां पर आपका मिरर था, ठीक है। तो इस मिरर से क्या होगा सर, मिरर से एक और बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, अब यहां पर मिरर की फोकल लेंथ दी नहीं थी, तो रिफ्लेक्शन के लिए आप इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों, अरे यार फोकल लेंथ देता तो मैं सॉल्व करता कि सर ऑब्जेक्ट और ये डिस्टेंस भी दे रखी थी शायद 15 सेंटीमीटर, है ना। चल भाई, तो मुझे ये दे रखा था कि ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, लेकिन अब समस्या हो गई फोकल लेंथ पता है, हमें फोकल लेंथ ही तो सवाल में निकालनी है, तो मैंने कहा वो तो नहीं कर सकता। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन दी है, देख भाई, यहां से जो भी रिफ्लेक्शन होगा, मैंने कहा यहां से जो भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रे लेटस से कुछ यहां जा रही है, ठीक है। लाइट रे सपोज कर रहा, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं सो दैट आपको क्लियर रहे। लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां जा रही है, लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां जा रही है। ये लाइट रे कहीं और मिलना चाहती, एक तीसरा, मतलब बेसिकली कितने रिफ्रैक्शन हुए, 2 रिफ्रैक्शन। पहला रिफ्रैक्शन यहां पर, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फिर सेकंड रिफ्लेक्शन, और एक और बार रिफ्रैक्शन होगा। तो अब जो रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और लाइट रे अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो फाइनल लाइट रे कहां मिल रही है, इसने बोला है सरफेस से 25 सेंटीमीटर डेप्थ पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये जो लाइट रेज मिलना चाहती, ठीक है, ये जो लाइट रेज मिलना चाहती ये कहीं यहां चाह रही थी। तो दिस इज I1, दिस इज I2, और दिस इज द फाइनल इमेज I3, ठीक है, जो इसने हमें दे रखी है। तो देखो ये वाला जो मिरर है, मिरर कहां इमेज बनाना चाह रहा है, I2 पर बनाना चाह रहा है। मिरर कहां इमेज बनाना चाह रहा है, नीचे यहां I2 पर। लेकिन तो पहला रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहां बनी, I1। ये I1 क्या हो जाएगा इस मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस मिरर ने इमेज कहां बनाई, I2 पर। I2 मिरर के लिए इमेज हो गई। अब इस वाले सरफेस से इसके लिए I2 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और I3 क्या हो गया, इसकी इमेज। तो दिस इज द फाइनल इमेज, ठीक है। फाइनल इमेज बोल दिया 25 है, ठीक है। मैं ये वाली डिस्टेंस लेटस से सरफेस से I2 की डिस्टेंस कुछ और मान लेता हूं, लेटस से x मान लेता हूं, ठीक है। तो ये I3 की डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मैंने कहा I3 की डिस्टेंस दिस विल बी इक्वल्स, देखो कम हो रही है क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू x अपॉन म्यू, और I3 की डिस्टेंस मुझे पता है, I3 की डिस्टेंस क्या है 25 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 4/3, यानी कि 100/3 सेंटीमीटर। यानी कि मिरर ने सरफेस से 100/3 बनाया, और ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है ना।
तो मुझे यहां से v की वैल्यू पता चल गई। v क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, 15 प्लस 100/3। अब कुछ नहीं करना, बस खाली आपको मिरर फॉर्मूले में वैल्यू छाप देनी है। v पता चल गया, u आपको पता है, u कहां है इसके लिए, ठीक है 15 प्लस ये v, तो u कितना हो जाएगा 15 प्लस जो भी है 99.75/4। अब मिरर फॉर्मूला लगाना है तो मैं इसको साइड में करके मिरर फॉर्मूला सीधा सीधा वैल्यू रखता हूं, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। 1/f तो हमको निकालना ही है, चल भाई, तो 1/f लेफ्ट साइड में भेज देता हूं, इज इक्वल्स टू 1/u। u कितना है भैया, नेगेटिव में है, इधर है, और u कितना है 15 प्लस दिस वाले डिस्टेंस v, यानी 15 प्लस, तो 15 प्लस 99.75/4, एंड ये पूरा का पूरा नेगेटिव में आएगा, प्लस 1/v। फाइनल इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है यहां पर I2 पर इसकी, तो 15 प्लस 100/3, और ये भी नेगेटिव में होगी, तो -15 प्लस 100/3, ठीक है, ये हो जाएगा। चल भाई, माइनस तो बाहर ही ले लेता हूं, 15 4 जा, ठीक है, तो 4 को ऊपर भेज देता हूं, और 15 चौक 60 प्लस 99.75 प्लस 3 भी ऊपर चला जाएगा, 15 3 45 प्लस 100, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन लेके बाहर कर लिया, तो अब बस इसकी कैलकुलेशन बचेगी। तो 1/f इज इक्वल्स टू माइनस में 4/99, 100 प्लस 60 कितना होता है 160, तो 159.75 प्लस 145, 3/145, ठीक है, कटेगा तो है नहीं, 5 4 9 1 10, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, 159.75 और 3 प्लस 1/45, यही कुछ कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, हमें फोकल लेंथ ही निकालनी है, चल भाई 145 159 प्लस 3/4 और कर दूं, थोड़ा सा और सुंदर बन जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं 159 प्लस 3/4, तो 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 23, 4 5 6 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 639/4, ठीक है, 639/4 कुछ होगा, तो एक बार कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 1/f इज इक्वल्स टू माइनस में 16 डिवाइडेड बाई 639 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 145, ऐसा ही कुछ है, हाँ। तो मैंने बेसिकली इसको लिख दिया 639/4, 4 इंटू 16, ठीक है, तो बस ये हो जाएगा। अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुमको, क्या यहाँ पे नहीं, एलसीएम तो कुछ आएगा नहीं सुंदर, ठीक है, तो मैं अगर 1/f लिख रहा हूँ माइनस में 16 इंटू 145 प्लस 3 इंटू 639 डिवाइडेड बाई 639 इंटू 145, ठीक है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी, माइनस में माइनस तो केवल वो साइन बता रहा है, 639 इंटू 145 डिवाइडेड बाई 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 64 और 8 74 72, 16 एकम 16, 16 और 7, 16 और 7 20 और 23, प्लस 9 तिया 27, 3 तरफ 9 और 11, 7 18, 18 और 1 19, 1917, 9 तिया 27, 2 बचा, 3 तरफ 9 2 11, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा भाई। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सिर्फ ये लिखना है 639 इंटू 145 डिवाइडेड बाई 7, 2 और 1 3, 3 और 9 12,
और 2 और 1 3 और 1 4, 4 2 3 7। बड़े गंदे कैलकुलेशन आ रही हैं यार। 7 3 10, 14 2 16, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, अब इसके बाद काटा पीटी कर लेना। एक बार बस मैं ये और देख लूँ कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो। ठीक है, कंटेनर फिल्ड विथ वाटर है 33.25 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल। ठीक है, एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट is placed it from 25 मीटर बिलो द वाटर, 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी 33/33.25 डिवाइडेड बाई 4/3, फिर डिस्टेंस कम होनी है तो दूर जाएगा, तो डिस्टेंस 3/4/3, इसको ऊपर भेज दिया। 99.75 डिवाइडेड बाई 4, शायद यहाँ कुछ सुंदर बनता पर नहीं बना। प्लस 15 का ये आपका डिस्टेंस हो गया, तो 99.75/4 प्लस 15। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस आ गई ऑब्जेक्ट की। और इमेज की जब यहाँ से आ रही थी, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट मल्टीप्लाई होगा 25, ये 25 में फाइनल इमेज बनी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, तो ये नॉर्मल की तरफ गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर था दूर, तो इसका मल्टीप्लाइड बाई 25 का 4/3, 100/3, ये भी सही किया है। ठीक है, 100/3 लिखा, तो यहाँ पे 100/3 बना दिया, प्लस 15, ये भी यहाँ पर भी 15 ऐड किया, मतलब सब ऐड तो सही किया है मैंने। ठीक है, 15 × 45 प्लस 100/3 ऊपर गया, 145/3। ठीक है, अब बेटा बस कैलकुलेशन ही बची है और कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन बची है, तो जो भी इसका कैलकुलेशन का आंसर आए, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसमें अब टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चल भाई एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल है कैलकुलेशन, ये जेई मेंस आईआईटी जेई 2002 का सवाल है। देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं पहले स्क्रीन से हट जाता हूँ। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें बेसिकली आपका जो डायग्राम बनाने की स्किल है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, सवाल समझिएगा, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल एट द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट h। ठीक है, एक ऑब्जर्वर जो है पिन होल है, जो कि क्या है, कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड, जिसकी हाइट क्या है h है। ठीक है, और पिन होल की हाइट क्या है, ये हाइट आपको दे रखी है, दिस हाइट इज 3h। तो 3h के पिन होल से मैं यहां पर टॉप वाले एंड को देख सकता हूं। ठीक है भाई, व्हेन बीकर इज फिल्ड विथ वॉट लिक्विड ऑफ हाइट अप टू 2h, द ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, तो लोअर एंड भी देख पा रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, हमको बताना है लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सवाल समझिएगा, मैं सवाल को यहां पर डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाता हूं। लेटस से ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में यहां पर एक h हाइट की रॉड रखी हुई है। ठीक है, इस बीकर के अंदर आपके पास यहां पर h हाइट की रॉड रखी हुई है। ठीक है, अब h हाइट की रॉड को देखने के लिए, ठीक है, अच्छा बेस दिया हुआ है यहां पर 2h, देखिएगा बेस क्या है 2h, हाइट क्या है h, और कंटेनर की हाइट है 3h। ठीक है, तो दिस इज 2h, दिस इज h। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं भरा है, खाली बीकर है, तो यहां पर 3h हाइट से, ठीक है, ये जो हाइट है 3h हाइट से मैं पूरा का पूरा इसके टॉप एंड को देख पा रहा हूं। ठीक है, तो मतलब मैं 3h हाइट से जब देख रहा हूं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा मुझे। ठीक है, यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां से मुझे 3h हाइट है। अच्छा, अब नोटिस कीजिएगा ये लाइट रे किस रेंज में कैसे जा रही होगी, तो मैंने कहा यार अगर ये 3h है, ये हाइट h है, ठीक है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपका बेस तो 2h है। ठीक है, ये वाली हाइट आपकी हो जाएगी 2h। मैं यहां दिखा दूं, ये वाली हाइट, ये हाइट किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 2h, क्योंकि h ये खत्म हो गया 2h तो, ठीक है, तो अगर हाइट भी 2h बेस भी 2h, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया है, 45 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो 45 डिग्री से आपकी लाइट रे इधर जा रही है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, h या 2h हाइट तक लिक्विड डाल दिया है, तो जैसे ही इसने कुछ 2h हाइट तक लिक्विड डाला तो h ये हो गया है, और 2h हाइट तक इसने लिक्विड डाल दिया। ठीक है, तो जब 2h हाइट तक यहां पर लिक्विड भरा गया है,
तो अब कहानी क्या बदल गई, लिक्विड के डालते ही ये पर्सन जो है बॉटम मोस्ट एंड को भी देख पा रहा था। अच्छा, इस ये वाली रे पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको देखना है तो इसके पास सिर्फ एक ही रे जा सकती है, ठीक है। अंतर कहां आएगा, पहले जो टॉप से जो रे जा रही थी अब बॉटम से रे जाएगी, तो यहां से निकलने वाली रे यहां तक जाएगी और यहां के बाद फिर क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो भैया यहां से इस तरीके से जा रही है। अच्छा, अगर ये एंगल 45 है तो ये इस वाली कंडीशन में यहां पर इस सरफेस पर अब यह क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये एंगल तो आपका 45 दिख गया, ठीक है। ये एंगल क्या है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो अब मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया। देख, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकाल सकता हूं मैं इजीली, ये हाइट क्या है, दिस हाइट इज 2h, ठीक है। अब मैंने कहा यार ये हाइट आपकी 2h हो चुकी है, ये हाइट क्या हो जाएगी, अब ये वाली हाइट आपकी हो जाएगी h। अच्छा, अब नोटिस करना ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो अगर 45 डिग्री पर ये हाइट h है तो ये बेस भी क्या हो जाएगा, दिस बेस विल ऑल्सो बी h, ठीक है। तो अगर ये h है तो ये भी बेस क्या हो जाएगा, टोटल बेस की लेंथ 2h थी तो ये भी h हो गया, ठीक है। अब सीधा सीधा μ1 sin i, म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू एयर इंटू साइन आर, आर क्या है 45 डिग्री, ठीक है। म्यू निकालना है, साइन आई क्या होगा, मैंने कहा देख tan i यहां से दिख रहा है h/2h, तो अगर tan i की वैल्यू है h/2h यानी कि 1/2, तो साइन आई विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि आ गया 1/√5। वैल्यू रख दो 1/√5, 1/√2, तो म्यू आ जाएगा आपका √5/2, ठीक है। इस सवाल का सॉल्यूशन जितनी जल्दी हुआ है, इस सवाल का डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के आप इस सवाल के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। डायग्राम क्या था भाई, पहले ये एंगल क्या बना रहा था 45 डिग्री, h 2h और 3h इसीलिए उसने दिया सो दैट सुंदर है एंगल बने। अब फाइनली क्या हुआ, जैसे ही यहां पे लिक्विड भरा तो लिक्विड भरने से बॉटम से लाइट रे आई इस तरीके से, ठीक है। अब ये लाइट रे क्या करेगी, यहां पर रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये लाइट रे उसी पाथ पर गई जिस पाथ पर पहले अनरिफ्रैक्टेड लाइट रे जा रही थी। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सेम है 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस बस आपको निकालना था, और इंसिडेंस क्या है, हाइट उसने दे दी 2h, ठीक है। और ये क्या है, ये h 45 डिग्री था, सुंदर एंगल दिया था, तो ये भी h हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन बी, यानी कि √5/2, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रिज्म से रिलेटेड होंगे, जो कि कई और टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जहां पर मीडियम वगैरह भी चेंज होगा, जहां पर अलग अलग मल्टीपल लेंसेज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो उस लेक्चर में हम वो पोर्शन कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन मज़ेदार लगा होगा, आपने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किए होंगे और सॉल्यूशन भी आपको अब समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, होमवर्क जरूर कीजिएगा। होमवर्क बेसिकली क्या है आपका, जितने भी सवाल किए हैं, अब इन सवालों को अगर आपसे नहीं बने थे पहले अटेम्प्ट में तो इनको दोबारा फिर से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, मिलेंगे अगले लेक्चर में, थैंक यू।